हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। ये हिंदी माध्यम का चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, और यहाँ पर और मैग्नेट ब्रेन्स के मेन चैनल पर भी जितने भी हम चैनल्स हैं सभी पर आपको पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाया जाता है। कहीं पर ऐसा नहीं कहा जाता कि इतना पढ़ने के बाद आपको उतना पैसा देना होगा, या 3 वीडियो देख लीजिए, 4 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक कॉन्सेप्ट, एक एक उदाहरण, एक एक प्रश्नावली का एक एक प्रश्न हल कराया जा रहा है। इनको देखने के बाद आपको कहीं पर कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे अनुक्रम तथा श्रेणी के प्रश्नावली 9.2 की। अध्याय 9 है और इसमें प्रश्नावली 9.2 के अंदर हम देखेंगे किस तरह से अनुक्रम का योग और या समांतर श्रेणी में योग और समांतर श्रेणी के nवें पद पर हमारे सामने प्रश्न हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। 1 से लेकर 2000 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 2000 तक कितने विषम पूर्णांक हैं। जैसे अच्छा, पता है प्रश्न 2 तरह के होते हैं श्रेणी में। पहला प्रश्न तो यह होता है कि आपको पता होता है कि जो श्रेणी बनेगी वो समांतर है या गुणोत्तर है। दूसरा ये होता है कि आपको निर्धारित करना पड़ता है कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। तो चूंकि प्रश्न हमारे सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अगर पहला पद 1 है तो अगला जो विषम पूर्णांक है वो 3 आना चाहिए, उसके बाद 5, फिर 7, ऐसे लेकर आपको 2001 तक जाना है। और चूंकि आप देख सकते हैं ये एक समांतर श्रेणी है, आपको योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? योग का सूत्र अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। क्या? n/2। तो आपको पहले तो चाहिए कि कुल पद कितने हैं। कुल पद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद मुझे पता है 1। अच्छा, ये समांतर श्रेणी मैंने कैसे बोली? 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव 2 है। 3 - 1, 5 - 3, 7 - 5। ठीक है, तो 2 आ रहा है। तो उसी 2 को सर्वांतर कहा जाता है। सर्वांतर कितना? 2। ये a का मान है और ये d का मान है। आपको यहां कुल पद चाहिए जो नहीं पता, जिसके बारे में आपको जानकारी पता करनी है। पहले तो कुल पद का मान n मान लेते हैं। अंतिम पद जिसे आप मुख्य रूप से an कहते हैं वो आपको दिया है 2001। इतना ही है। तो चूंकि योग का सूत्र लगाने से पहले ऐसे देख लो, चूंकि an बराबर a + n-1 गुणा d होता है। an 2001 बराबर 1 + n-1 और d का मान 2। 2001 में से 1 गए तो 2000, 2000/2 1000। तो यहां से आपको मिला 1000 बराबर n-1 या n का मान 1001। अब आपको मैं छोटी सी चीज याद दिलाता हूं जो मैंने पहले आपको बताई थी। कुल जो पूर्णांक है वो 1001 विषम पूर्णांक है। मतलब 1 से शुरू करेंगे, 2 तक, 3 से पहुंचेंगे, 5, 7 होते हुए आप 2001 तक पहुंचेंगे। तो आपको कुल 1001 ऐसी संख्याएं लिखनी पड़ेगी। और प्रथम n विषम पूर्णांकों का योग n का वर्ग होता है, इसीलिए प्रथम 1000 विषम पूर्णांकों का योग 1000 या 1001 विषम पूर्णांकों का योग 1001 के बराबर होगा। ये 1001 के वर्ग के बराबर होगा। लेकिन चूंकि हमें यहां पर इसे निकालना है सूत्र से, तो Sn बराबर n/2, 2a + n-1। और ये 2a + n-1 से बढ़िया है अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो a1 या a + an वाला सूत्र लगा दो। s का सूत्र ये भी होता है ना कि प्रथम प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणा n, वही है। तो यहां पर हमने वो सूत्र लगा दिया, तो n की जगह 1001, यहां 2, a की जगह 1 और इसकी जगह 1001। ये बात भी ठीक है क्या आपको? अच्छा, 1001 नहीं, 2001। अंतिम पद जो है वो 2001 है। तो यहां से मिला 1001 गुणा 2002/2।
अब 2002 बटा 2 मतलब 2000 या 1001, तो यहां से आ जाएगा 1001 का वर्ग। यही आपका सही जवाब है। अब 1001 का वर्ग निकाल दीजिए, आपके सामने पूरा जो जवाब है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1001 का गुणा 1001 में किया जाए तो 1001 एकम 1001। ठीक है, तो 1 बाकी, फिर यहां तो बच जाएगा 0, यहां पर बच जाएगा 0, फिर 1001 आ जाएगा। तो जवाब हो जाना चाहिए 1001,001। ये 1001 का वर्ग है आप लोग। अच्छा 2 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, यहां 2 आ जाएगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे 2 मिलना चाहिए, 2 साथ में 0, उल्टा उल्टा उल्टा, 1 0 फिर 2, तो 00,020। ये हो चुका है 1001 का वर्ग। और ये प्रथम 2 या 1001 प्राकृत संख्याओं के या प्रथम 1001 विषम पूर्णांकों का योग है। कैलकुलेटिव पार्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है, प्रश्न हल करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न नंबर 2 है। उम्मीद है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। तो 5 का गुणज अगर कोई संख्या है तो सबसे पहली संख्या तो 100 है, उसके बाद अगली संख्या 5 का गुणज होने के लिए 105 होनी चाहिए, फिर इसमें 5 जोड़ोगे तो 1000 या 110 आएगी, फिर 115 आएगी, ऐसे लेकर आखिरी तक आप पहुंचोगे तो आपको मिलेगी 995 और फिर 1000। क्या ये ठीक है? अगर ये ठीक है तो आपको यहां पर क्या ये एक समांतर श्रेणी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में एपी कहा जाता है। अपन ने कहा ये एपी है, बिल्कुल है, जिसका प्रथम पद 100 है, सर्वांतर 5 है और अंतिम पद जो है वो है 1000। लेकिन इसमें कितने पद हैं ये नहीं पता, और हमें यही निकालना है, योगफल निकालना है वास्तव में। तो हमें n निकालना है कि ऐसी कितनी संख्या है 100 से लेके 1000 तक जो 5 की गुणज है। तो n निकाल लो। n निकालने के बाद कोई कठिन बात ये है नहीं। तो हम सबसे पहले निकालने गए n। क्या निकालने गए? n। तो अगर मैं यहां पर an का सूत्र लगाऊं तो an होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। एक बात यहां ध्यान से देखिए कि इसमें आपको प्रथम पद, अंतिम पद, n और d चारों का प्रयोग है। 3 कोई भी पता हो, चौथा निकाल सकते हैं। यहां ये 3 पता है, चौथा निकालना है। तो ये तो 1000, ये 100 प्लस n माइनस 1 गुणा 5। 1000 में से 100 गए तो 900 बराबर n माइनस 1 गुणा 5। 900 को 5 से भाग दिया तो 18, 180 बराबर n माइनस 1, या फिर n बराबर 181। तो कुल पद कितने? 181। योग का सूत्र लगाने के लिए आपको चाहिए Sn। Sn का मतलब है n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1d। और इस सूत्र को लगाने से पहले देख लेना कि क्या प्रथम पद और अंतिम पद पता है। प्रथम पद 100 है, अंतिम पद 1000 है, तो मुझे ये पता है, तो मैं इसके बारे में ही बात करूंगा ना। प्रथम पद अगर 100 है और अंतिम पद 1000 है तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब ये वाला सूत्र अप्लाई करूंगा। n का मान 181 बटा 2, प्रथम पद का मान 5 या 100 और अंतिम पद का मान 1000, तो 100 प्लस 1000। तो ये हो चुका है 181 गुणा 1000 100 बटा 2। अब इसका आपको गुणा करना है और कुछ नहीं करना। तो ये 100 वाले को तो रहने दो, 00 लगा दो, 11 एकम 11, हाथ आए 1, 11 8 88 और 1 90, 8 बज गए, 11 एकम 11 और 8 19 बटा 2। ठीक है, 2 का 19 से भाग दिया तो 9 बच गया 1, फिर 9, फिर बच गया 1, फिर 5, फिर 5 बटा 0। तो ये उन संख्याओं का योग है। इसे आप दूसरी तरीके से भी देख सकते थे, पर खैर वो तरीका छोड़िए, अभी उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। खैर इतना मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पता होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ये सवाल ऐसे हैं जो आप 10वीं कक्षा में कर चुके हो। अभी ऐसे सवाल आएंगे जो आपने 10वीं कक्षा में देखे भी नहीं है, और उनको हल करने के लिए भी आप आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर
3 की तरफ। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। प्रथम पद जो है वो 2 है, तो आपको ये बोला है कि अगर एक समांतर श्रेणी जिसमें प्रथम पद A है, फिर A2 है, फिर A3 है, फिर A4 है, और ऐसा लिखने से बढ़िया है आप समांतर श्रेणी को ऐसे लिख लो कि एक समांतर श्रेणी है A जिसका सर्वांतर है D, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, फिर ये चौथा पद, फिर पांचवा पद, उसके बाद छठा पद कैसा है 5D, A + 5D, उसके बाद A + 6D, उसके बाद A + 7D, ऐसे ही है। और ये अगला है A + 9D। ये हो गए 10 पद कुल। अब आपको बोला है कि पहला जो पद है वो 2 है, तो A का मान 2 है। उसके बाद पहले 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। मतलब अगर आप इन पांचों का योग करें और उन पांचों का योग करें, पहले 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। मतलब A + D, A + 2D, A + 3D और A + 4D, इन पांचों का योग, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। मतलब कुछ ऐसा, A + 5D, A + 6D, A + 7D, आपको 20वां पद दिखाना है -112, ठीक है, A + 8D और A + 9D, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो A मिलाकर 5A तो ये हो चुके हैं, प्लस उसके बाद D 2D 3D और 4D, तो 2D और ये मतलब DD जोड़ लो, कितने 3 3 6 और 4 10, तो ये हुए 10D बराबर 1/4। A तो फिर भी 5 ही होंगे, उसके बाद D को जोड़ो तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 34। ऐसे भी देख सकते हो कि 5 और 9 का योग 14, 8 और 6 का योग 14, 14 दूना 28 और 28 और 7 35, तो यहां पर आना चाहिए 35D, ठीक है। 1/4 या 4 को यहां गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 20A + 40D बराबर 5A + 35D। हाँ जी ठीक है, 35D हुआ, ठीक है। अब A को एक साइड कर लो तो 15A बराबर -5D, हल करोगे तो क्या मिलेगा 15A बराबर -5D, D को वहां भेजा तो -5, A को यहां लाया तो 15, या D बराबर -3A, 5 से काट दो, D बराबर -3A, D बराबर -6, क्योंकि A का मान 3 है, 2 है, ठीक है क्या। अब आपको दर्शाना है कि 20वां पद 112 है, तो A20 बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। A20 मतलब A + 19D, यही आएगा। तो A का मतलब 2, 19 गुणा -6, ठीक है, ठीक है, 2 माइनस, ठीक है, तो ये मिला 4 और 115, 104 नहीं, 5 नहीं 4, 114, तो कुल मिलाकर आया -112, और यही आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। वही हमें सिद्ध करना था कि 20वां जो पद है वो ऐसा है। सिंपल 10वीं कक्षा वाले सवाल है जो अपन कर रहे थे 10वीं कक्षा तक, यही थे ना, 10वीं कक्षा में आप लोगों ने यही किया था, ऐसे ही किए थे सवालों को, ऐसे ही सवाल आपको मिले थे, अभी आपको मिलेंगे थोड़े खतरनाक। हालांकि कक्षा 11वीं में भी समांतर श्रेणी लगभग वैसी ही है जैसी 10वीं में थी, कुछ स्पेशल पार्ट हैं जिनको हल करने का तरीका और ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। समांतर श्रेणी -6,
-11/2 -5 के कितने पदों का योगफल -25 है। मतलब ऐसे कितने पद हमें लाने पड़ेंगे जिनका योगफल -25 हो जाए। तो देखिए समांतर श्रेणी तो पहली तो -6 लिखा हुआ है। योगफल के लिए क्या चाहिए, योगफल के लिए हमें n चाहिए, d चाहिए और a चाहिए। s क्या होता है, n/2 2a + n-1d। तो -6, उसके बाद -11/2, फिर -5, ऐसे लेकर मान लीजिए हम आगे तक बढ़ते गए, बताने कितने पद हैं। अब आपको ये बोला है कि ये समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो a का मान कितना, a का मान -6, d का मान द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 1/2। देख लो, ठीक, यह आ जाएगा 6, लघुत्तम लोगे तो 12, 12 - 11 1/2। n का मान मुझे नहीं पता, मान लेते हैं n का मान पता ही नहीं है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि कुल पद n है, तो मैंने सूत्र लगाया Sn का। क्या आपको यहां पर अंतिम पद पता है, नहीं पता। अगर अंतिम पद नहीं पता तो आप a + अंतिम पद वाला सूत्र नहीं लगा सकते, आपको इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। s मान लेते हैं n पदों का योग है वो -25 है, तो n पदों का योग -25 है, तो -25 बराबर n/2। n/2, n के बारे में कोई जानकारी नहीं है, 2a, तो 2 गुणा -6 प्लस n-1, d का मतलब 1/2। आपको यहां पर द्विपद प्रमेय या द्विघात समीकरण बनता हुआ जरूर दिखेगा। आगे बढ़े। अच्छा, हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था कि Sn जो है उसे a गुणा n का वर्ग प्लस bn लिख सकते थे, वहां से भी आप अप्रोच कर सकते थे, एक जो समीकरण है वो सरल बन जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मैंने लिखा -25 बराबर n/2। पहले अंदर के झगड़े खत्म कर देते हैं, है ना। तो अंदर के झगड़े खत्म किए तो इन सभी का लघुत्तम ले लिया, 2 आया। 6 दूनी माइनस या 6 दूनी 12, 2 आएगा तो 24, तो -24 प्लस n-1। तो यहां से मिला -25 बराबर n/4 गुणा n-25। इसको यहां कर दो, ठीक है। तो ये मिलेगा -100 बराबर n का वर्ग -25n, -100 बराबर n का वर्ग -25n, या फिर n का वर्ग -25n प्लस 100 बराबर 0। अब 100 के गुणनखंड करो इस तरह से कि 25 बन जाए। 100 के गुणनखंड किस तरह से करने, इस तरह से कि 25 बन जाए। तो n का वर्ग -20n -5n प्लस 100 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद n यहां से बाहर निकाला तो n-20, माइनस यहां से निकाला तो -5, तो भी n-20। तो देखो आपने n-5 बाहर निकाला, n-20 बाहर निकाला, 0। तो n का मान 5 भी आ सकता है, n का मान 20 भी आ सकता है। दोनों में से कौन सा सही है, बताइए, दोनों में से कौन सा सही है। n का मान 5 भी आ सकता है, n का मान 20 भी आ सकता है। देखिए, जब समांतर श्रेणी बढ़ती हुई रहे, ऋणात्मक पद रहे, है ना, तो एक योग 2 बार आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये एक योग मतलब पहले 5 पदों का योग करोगे तो भी यही आएगा, अगले 5 और अगले पदों का योग करोगे तो भी यही आएगा, मतलब अगले 20 पदों का योग करोगे तो भी 25 है। दोनों सही है। जब समांतर श्रेणी में ऋणात्मक पद हो, ऋणात्मक पद से शुरुआत हो, या फिर धनात्मक पद से शुरुआत होकर डी ऋणात्मक हो, मतलब ए या डी दोनों में से कोई एक ऋणात्मक हो, दोनों ऋणात्मक ना हो, दोनों में से कोई एक, तो उस केस में एक योग 2 बार आ सकता है। आएगा ये नहीं बोल रहा, आ सकता है। खैर, दोनों विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम PQ पदों का योग
1/2 PQ प्लस 1 होगा, जहां P और Q बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कि आप P और Q को बराबर ले लो। तो मान लेते हैं, देखिए समांतर श्रेणी में सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होती है, A, D। अगर आपके पास A और D है तो आप पूरे प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आप योग का सूत्र लगा सकते हैं, आप n का सूत्र लगा सकते हैं, जितना n होगा उतना योग और an आ जाएगा। तो समांतर श्रेणी में दो चीजों की सख्त आवश्यकता होती है, n और d। तो देखो यार, मान लेते हैं आपको बोला है कि प्रथम पद जो है वो a है और सर्वांतर जो है वो d है। अब आपको बोला है कि पीवा पद 1/q है, मतलब AP जो है वो 1/q है, और क्यूवा पद जो है AQ वो 1/p है। पीवा पद 1/pq और क्यूवा पद 1/p। अगर इसे लिखोगे AP का मतलब क्या है, A प्लस P माइनस 1D बराबर 1/q। यहां से A प्लस Q माइनस 1D बराबर 1/p। दोनों में से एक दूसरे को घटाना शुरू करो। A में से A गया 0, P माइनस 1 में से Q माइनस 1D गया, तो यहां पर बचा 1/q माइनस 1/p। तो क्या यहां पर P माइनस QD हो जाएगा? हो जाएगा, बराबर लघुत्तम लोगे तो यहां पर भी P माइनस Q/PQ। तो P माइनस Q से P माइनस Q कटा, D बराबर 1/PQ, और 1/PQ इस प्रश्न का D आ चुका है। कितना? D। अब अगर आपके पास D है तो क्या आप A निकाल सकते हैं? किसी भी समीकरण में, चाहे यहां रख दो चाहे वहां रख दो, A निकालने की तरफ बढ़ते हैं। तो A प्लस P माइनस 1 गुणा 1/PQ बराबर 1/Q। मैंने D का मान पहले वाले भाग में रख दिया। तो A प्लस PQ को अंदर गुणा करोगे तो देखो यहां गुणा किया तो P से P कटा, तो 1/Q माइनस 1 से गुणा किया तो PQ बराबर 1/Q। 1/Q से 1/Q भी कट गया। अगर 1/Q से 1/Q भी कटा तो A का मान 1/PQ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पर A और D दोनों बराबर है, A और D दोनों बराबर है, दिख रहा है ना? अगर A और D दोनों बराबर है तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। अब आपको निकालना है PQ पदों का योग। PQ मतलब N की जगह जहां जहां सूत्र में PQ N होता है वहां वहां PQ रख दो, इतना सा बोला है बस आपको। तो पहले तो यहां पर PQ/2 N/2 आता है, उसके बाद 2 A की जगह 1/PQ। सूत्र याद है ना SN का? SN का सूत्र क्या होता है? SN का सूत्र होता है 1/N/2 2A प्लस N माइनस 1D। अब देखो, चूंकि जहां जहां N है वहां वहां PQ रख रहे हैं, तो A का मान 1/PQ, तो यहां पर 2 गुणा 1/PQ प्लस N माइनस 1 की जगह PQ माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा PQ माइनस 1 और D की जगह 1/PQ। तो देखो यार, पहले पद में से PQ और दूसरे पद में से PQ आपको बाहर निकल जाएगा। तो आपने पहले पद में से PQ और दूसरे पद में से PQ को बाहर निकाल लिया, यहां से ये, तो यहां पर बचा 2 प्लस PQ माइनस 1। PQ से PQ गया, 2 से 1 गया, तो यहां पर तो बचा सिर्फ 1/2 और PQ प्लस 1, जिसका मतलब है PQ प्लस 1/2, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, जो कि आपको सिद्ध करना था कि SN पदों का योग या N पदों का जो योग है या PQ पदों का योग है वो PQ प्लस 1/2 होता है। अच्छा, अगर किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सर्वांतर बराबर है, अगर प्रथम पद और सर्वांतर बराबर होना, तो यहां से A और D को बराबर रख दो, आपको मिलेगा N प्लस A। मतलब ये चीज सिंपल हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि A और D बराबर है, ये D इस A से एक बार कट जाएगा तो A प्लस N मिलेगा, जो थोड़ा सरल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे बहुत सारे, मतलब अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो ऐसे याद रखो कि किसी भी समांतर श्रेणी में दो चीज़ों की सख्त आवश्यकता होती है, ए और डी। अगर आपको ए और डी पता है तो आप कितने ही पदों का योग निकाल सकते हैं, कितना ही व्यापक पद निकाल सकते हैं। हमें पता था, हमने कर दिया, मामला यहां पर समाप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी जो है 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ पद हैं, इतने मान लेते हैं n पद हैं, तो 25 को 22 के साथ जोड़ा, 19 के साथ जोड़ा, ऐसे जो आखिरी वाला पद है an उसके साथ जोड़ा, तो जो योग आया वो 116 आया। अब आपको an ज्ञात करना है, मतलब अंतिम पद ज्ञात करना है। अब अंतिम पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो कुछ नहीं, Sn का सूत्र लगा दो। समांतर श्रेणी है, a का मान 25, d का मान, बोला है समांतर श्रेणी है तो पहले दूसरे पद से निकाल लो, 22 माइनस 25 माइनस 3, ठीक है। और उसके बाद n के बारे में जानकारी कुछ भी नहीं है तो आपने इसको ऐसा लिख दिया और अंतिम पद जो है वो an है, वो निकल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। तो n/2 साथ में 2 गुणा a प्लस n-1 गुणा d बराबर 116 होना चाहिए। अगर n निकल जाएगा तो अंतिम पद भी निकल जाएगा। अंतिम पद क्या होता है? a प्लस n-1 d। तो n/2 नहीं पता, 2 गुणा 25 प्लस n-1 गुणा -3 बराबर 116। 2 को उधर भेजेंगे तो यह आ जाएगा अंदर n 50 माइनस 3n प्लस 3 बराबर 116 का डबल, मतलब 232। करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या मुझे ऐसा मिलना चाहिए, n गुणा 53 n माइनस 3n बराबर 232। बिल्कुल सही है। अगर मैं 50 या 53n का गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 53n का वर्ग या 53n माइनस 3n का वर्ग बराबर 232। और 3n को उधर भेज दो, 53 को उधर भेज दो, तो आपको मिलेगा 3n का वर्ग माइनस 53n प्लस 232 बराबर 0। 232 के गुणनखंड कितने होंगे? तो हमें इन दोनों का गुणा करके गुणनखंड करने होते हैं ना। तो सबसे पहले 3 गुणा 232 को लिखा जाए। 232 का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 116। 116 का आधा किया तो 58, ठीक है। और 58 का आधा किया तो 29। मतलब हमें 29 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 से बनाना है 53, ठीक है। और 29 का डबल होता है 58। 58 में आप अगर 12 घटा देंगे तो 53 तो नहीं बनने वाला है। बिल्कुल बात सही है। ये -3 था, बिल्कुल -3 था। और 116 भी योग है, योग भी 116 है, d भी -3 है, a का मान 25 है, 25 का डबल 50 है, ठीक है। ओके, सो चलो ठीक है, फिर कैलकुलेट तो करना ही है, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमारे सामने हो रहा है, ठीक है। 232 के टुकड़े एक बार फिर से करके देखें। 232 को 2 से भाग दिया तो 116, 116 का फिर 2 से भाग दिया तो मिला 58। हाँ, 58 को फिर 2 से भाग दिया तो 29। करेक्ट है। अगर मैं 29 का 3 में गुणा करूं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 29 का 2 में गुणा ही रहने दिया जाए। ये 3n का वर्ग होगा, 3n का वर्ग होगा। अगर मैं 29 का 2 में गुणा रहने दूं, 53 बनाना है यहाँ पर। अगर 29 का 2 में गुणा रहने दूं तो 29 गुणा 2 58, ठीक है। 58 में से 4 घटाए तो 54, 4 घटेंगे नहीं, ट्रिपल ही घटेगा तो 12। बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे ये, टफ। 29 में अगर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 मतलब 24 अगर जोड़ा जाए तो 29 प्लस 24 53। बिल्कुल सही है। मतलब मैं यहां पर 3n का वर्ग माइनस 24n माइनस 29n कर सकता हूं, इतना तो कर सकता हूं, प्लस 232 बराबर 0।
ये बात तो सही है, ठीक है। अगर ये मिला तो यहां से आपने 3n बाहर निकाल लिया तो आपके पास मिला n-8, यहां से आपने 29 बाहर निकाल लिया तो भी मिला n-8 बराबर 0। तो 3n माइनस 29 साथ में n-8 बराबर 0, तो n का मान 8 और n का मान 29/3। 29/3 संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि पदांक कभी भी भिन्न नहीं होता, वो एक प्राकृत संख्या होती है, इसीलिए n का मान 8। मतलब जो अंतिम पद है वो 8वां पद है। अगर अंतिम पद 8वां पद है तो आपको चाहिए a8। a8 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? a8 बराबर a प्लस 7d। a कितना? 25 प्लस 8 गुणा 7, मतलब 25 प्लस 56, 81। यही आपका 8वां पद है जो अंतिम पद था वास्तव में। और अच्छा अंतिम पद इतना है, हमने d का मान कुछ और ही रखा है। d का मान, अच्छा n का मान तो 7 हो चुका है, d का मान -3 है, तो d का मान -3, तो 7 गुणा -3, 7 गुणा -3 मतलब -21। -21 अगर घटेगा तो बचेगा 4, मतलब अंतिम पद जो है वो 4 के बराबर है। मैंने d का मान 8 ले लिया था, n का मान 8 है, इसीलिए n-1 की जगह 7 लिख दिया गया है। खैर, इस तरह से इस प्रश्न का भी समाप्ति होती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन वाले कुछ पॉइंट होते हैं जहां दिक्कतें होती है और कुछ नहीं। चलिए, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद 5k + 1 है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समांतर श्रेणी के nवें पद के बारे में बताया था कि nवें पद को अल्फा प्लस बीटा n लिखा जा सकता है। खैर, अगर वो चीज समझ में नहीं आई है तो आपको बोला गया है कि इसका जो केवा पद है वो 5k + 1 है। तो आप एक काम कीजिए ना, k का मान 1 रख के देखिए। अगर k का मान 1 रखोगे तो आपको मिलेगा पहला पद 6 के बराबर। अगर आप k का मान 2 रखोगे तो आपको दूसरा पद मिलेगा 5 गुणा 2 + 1 मतलब 11 के बराबर। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल तो ज्ञात करना है, लेकिन हमें उसमें a और d की आवश्यकता होती है। n का मान कुछ नहीं है, मतलब जहां जहां n का मान रहेगा आप n का मान रख दोगे। तो a तो मिला प्रथम पद 6 के बराबर, बिल्कुल। d का मान तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो 5 के बराबर, यही है, ठीक। दूसरा पद माइनस पहला पद। अब आपको चाहिए Sn। Sn का मतलब n/2 साथ में 2a प्लस n-1 गुणा d। n का मान तो n ही रखना है, 2a मतलब 6, तो ये मिलेगा Sn बराबर n/2 2 गुणा 6 प्लस n-1 गुणा 5। तो Sn मिला n/2 12 प्लस 5n-7। 12 में से 7 गए तो 5, तो Sn बराबर n/2। अच्छा, 12 में से 7 किए तो 5 होंगे ना। मैं एक्चुअली पहला जो रिजल्ट है ना उसे पहले ही सोच लेता हूं। 12 में से 5 7 आता तो मैंने 7 वहां लिख दिया, ठीक है। यहां पर बचेगा 7 प्लस 5n, और अगर इसे लिखोगे तो Sn बराबर कुछ ऐसा 5/2n का वर्ग प्लस 7/2n। यही आपका सूत्र है Sn का। मतलब Sn जो है वो ऐसे लिखा गया है, बात खत्म, इतनी सी है और कुछ नहीं है। बात ठीक है क्या? अगर ठीक है तो आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। यही Sn है, यहां n का मान नहीं है इसलिए n की जगह सिर्फ n लिखा गया है। चलिए, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अपन ने इसका फॉर्मूला ट्रिक देखी थी। ट्रिक क्या थी? पहले ट्रिक नहीं, चलो बाद में बताऊंगा। ट्रिक बाद में बताई जाए, पहले Sn लिखा जाए, मतलब पहले नॉर्मल तरीके से देखा जाए। अगर ये चीज बहुविकल्पीय प्रश्नों में आएगी तो ट्रिक भी काम करेगी। Sn ऐसा नहीं होता। Sn कैसा होता है? Sn होता है कुछ ऐसा, n/2 आता है सामने,
फिर 2a प्लस n माइनस 1d आता है, यही आता है ना। तो ऐसा तो ये है नहीं, अगर ऐसा लिख जाए तो जो n माइनस 1 के आगे गुणा हो वही d है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से n को बाहर निकाला, अगर n को बाहर निकाला तो यहां पर बचा p प्लस क्यू एन। अब यहां n के बट्टे में 2 चाहिए तो अंश और हर में 2 का गुणा कर दो, उससे तुलना करते जाओ क्या क्या चाहिए। n के बट्टे में 2 चाहिए तो क्या ये n बटा 2 और यहां पर ये 2p प्लस 2qn लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपको n की जगह n माइनस 1 चाहिए, n की जगह n माइनस 1 चाहिए, मतलब Sn बराबर n बटा 2। ये जो 2p है ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर आपको माइनस n की जगह n माइनस 1 चाहिए, तो आपने 2q को जोड़ दिया और 2q को घटा भी दिया। ऐसा करने से ये Sn कुछ इस रूप में आ गया, n बटा 2, ये 2p और 2q को पास पास लिख दो, 2 बाहर भी ले लो तो बचेगा p प्लस q प्लस, अगर आप यहां से 2q को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा n माइनस 1 गुणा 2q। यही आपका Sn के रूप में आया। तुलना करोगे ना, बाहर n माइनस 2 तो यहां पर भी n माइनस 2, वहां 2a तो यहां 2 गुणा p प्लस q, तो प्रथम पद a जो है वो p प्लस q है। दूसरा जो n माइनस 1 के आगे गुणा है वही d होता है, तो d बराबर 2q आ जाएगा। यही आपका जवाब है, सीधा सीधा। तो d का मान 2q। अब अपन बात कर लेते हैं ट्रिक के बारे में। ट्रिक क्या थी, मतलब क्या हमने इसे याद रखा था, कैसे रखा था। ट्रिक ऐसा था कि यदि Sn ऐसा दिया जाए an का वर्ग प्लस bn, तो जो संख्या n के वर्ग के आगे गुणा होती है उसका डबल सर्वांतर होता है, और a और b का जो जोड़ है वो प्रथम पद होता है। जो n और n के वर्ग के आगे लिखा है, यहां p प्लस q प्रथम पद हो जाएगा और q का डबल 2q सर्वांतर हो जाएगा जो n के वर्ग के आगे लिखा है। यह ट्रिक थी, ठीक है सर। चलो, तो इतना भी समाप्त है। प्रश्न नंबर 8 भी आप लोगों ने समाप्त कर लिया है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। फिर प्रश्न नंबर 9, दो समांतर श्रेणियों के या श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6 हो तो 18वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल हमने किया था। हमें यहाँ क्या करना है, हमें ये जो Sn दिया है 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6, इसको ना Sn बराबर n बटा 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 d के अनुपात में लेकर आना है। मतलब मान लीजिए दो अलग अलग समांतर श्रेणी है, उन दोनों का एक समांतर श्रेणी का पहला पद a1 है, दूसरा पद d1 है, पहले का इधर a2 है, इधर d2 है। तो आपको a1 d1 और a2 d2 निकालना है। फिर 18वें पद का अनुपात तो आप बड़ी आसानी से निकाल दोगे। तो देखिए, हालांकि जो हम कर रहे हैं वो पूरी तरह सत्य नहीं है, पर लगभग मतलब आंसर उससे पूरा करेक्ट आएगा। तो देखिए, मैंने लिखा कि आपको बोला जाए कि पहली जो समांतर श्रेणी है उसके n पदों का योग और दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो है वो दिया है 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6। आपको पता है Sn का सूत्र क्या होता है? Sn का सूत्र होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1। तो पहले तो n माइनस 1 d, मतलब n माइनस 1 लाया जाए d के साथ। अब n माइनस 1 कैसे लाओ सर? जहां जहां n है वहां n माइनस 1 लिख दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस 5 के साथ n माइनस 1 गुणा होना चाहिए। तो मैंने ऐसे सोचा कि इसे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 5n माइनस 5 प्लस 5 प्लस 4, और इसे लिख दिया 9n माइनस 9 प्लस 9 प्लस 6। कुछ नहीं करना, जो n के आगे लिखा है उसको एक बार जोड़ दो, घटा दो। अब इन दोनों को कॉमन लेने पर इन दोनों को पहले लिख दो 9 प्लस
n-1 गुणा 5, और ये हो गए 9 और 6 17 प्लस n-1 गुणा 9। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो हम कर रहे हैं वो पूरी तरह सत्य नहीं है। क्यों? अभी बताता हूं। क्योंकि ये अनुपात है, लेकिन जवाब जो है पूरी तरह से करेक्ट आएगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो ये क्या है, S1 का और S2 का अनुपात। आप एक काम कीजिए, S1n बटा S2n का जो अनुपात आपको मिला है उसमें अंश और हर में n बटा 2 और n बटा 2 का गुणा भाग कर दीजिए। तो 9 प्लस n-1 5, और ये मिलेगा 17 प्लस n-1 गुणा 9। अगर आप तुलना करेंगे इस वाले के साथ, मतलब इन दोनों की तुलना अगर अब की जाए Sn के पूरे सूत्र के साथ, तो आप देखेंगे कि Sn के सूत्र में आपको दो चीजें फटाफट मिल चुकी है। पहला वाला जो पद है A1, A1 मतलब 2a, 2a का मतलब 9, तो क्या मैं लिख दूं 2a का मतलब या 2a1 का मतलब 9 है, और d का मतलब या d1 का मतलब जो n-1 के साथ गुणा है 5 है ना। और यहीं से 2a2 का मतलब 17 होगा और d2 का मतलब 9 होगा। पर यहां एक समस्या है, अगर यहां से अंश और हर में आप 5-5 का गुणा भी कर देंगे, 2-2 का गुणा भी कर देंगे, 10-10 का गुणा कर देंगे, तो भी अनुपात सेम रहेगा। मतलब ऐसा कि यदि ये 18 और ये 10 है और ये 34 और ये 18 है ना, तो भी अनुपात सेम आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे से 2 निकल के कट जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इनके अनुपात में एक k नाम की संख्या और थी जो कट गई है। अब ये पूरी तरह से करेक्ट है। हमने क्या माना कि 17 गुणा k है और ये 9 गुणा k है। k नाम की संख्या हो सकता है अंश से कॉमन निकल के, हर से कॉमन निकल के कट गई हो। तो आपके सामने a1 का जो मान है वो 9/2, d1 का मान 5k या 9/2k, a2 का मान 17k। ठीक है, तो बस आपको जो जो मान चाहिए वो मिल गए। a1 का मान 9k/2, a2 का मान 17k/2, d1 का मान 5k और d2 का मान तो आपको 9k है ही। इसको लिखो तो लिखो, वरना मत लिखो। क्या बात ठीक है? अगर बात ठीक है तो अब बढ़ते हैं आगे। आपको चाहिए 18वें पद का अनुपात। ठीक है, तो पहले वाले समांतर श्रेणी का 18वां पद, दूसरे वाले समांतर श्रेणी का 18वां पद का अनुपात, तो ये मिलेगा a1 प्लस 17 d1 और ये a2 प्लस 17 d2। a1 का मतलब 9k, ठीक है, तो a1 का मतलब 9k/2 प्लस 5k गुणा 17, और यहां से a2 का मतलब 17k/2 और ये यहां पर 17 गुणा 9k है ना, ऐसा ही कुछ है। a1 का मतलब 9/2 और d का मतलब 5k है, तो 17 और यहां पर ठीक है। तो k से तो k कट जाएंगे सब दूर से हटके, और यहां पर हो जाएंगे डबल गुणा, मतलब ये लघुत्तम लेने के बाद 2 से कट जाएंगे। तो आपके सामने जवाब मिलेगा 9 प्लस 5 गुणा 17 गुणा 2 बटा कितना 17 प्लस 17 गुणा 2 गुणा 9, इतना कुछ। देख लो, मेरे हिसाब से तो यही जवाब होना चाहिए। यहां पर 9 बच जाएगा लघुत्तम लेने के बाद। ठीक, तो देखो यार, 17 5 दूनी 10, 10 का गुणा 17 में 170, 170 प्लस 9 ये मिलेगा 179। भाग दे दो किससे? क्या आप यहां से 17 को बाहर निकाल सकते हैं, पहले पद और दूसरे पद से? अगर 17 को बाहर निकाला तो यहां 1 और यहां 18, तो 17 गुणा 19 यही बचेगा। आपने क्या किया, ध्यान से देखो, आपने यहां से 17 को बाहर निकाला और यहां 2 गुणा 9 बचा, तो 18, 18 और 1 19, तो यहां बचा 17 गुणा 19। अब जो भी ये जवाब है वो है इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है सर,
तो 17 नमा 153, ठीक है। तो आपका जवाब आना चाहिए 179 बटा 153 का 3 हासिल 5, 17 एकम 17 और 5 22। तो ये फाइनल आंसर है। अगर कुछ कट रहा हो 2 3 2 3 या 3 4 5 7 से तो बात ठीक है, वरना आंसर ये भी करेक्ट है। चलें फिर आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है ये भी आपने हल कर लिया होगा या समझ लिया होगा। हल हो ना हो, सवाल को समझना भी बहुत जरूरी है। 18वें पदों का अनुपात निकालना था, हमने निकाला पहले ए और डी निकालकर। अगर ए और डी पता है तो आपको दुनिया की सारी कहानी पता है, ये भी आपको पता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे। अगर ये कैलकुलेशन समझ में ना आए या कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों के योगफल को ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या दो अलग अलग पदों का योग समान हो सकता है? हो सकता है। किसी समांतर श्रेणी में दो अलग अलग पदों के योग का योग समान हो सकता है। तो आपको यह बोला है कि p पदों का योग, एक ही समांतर श्रेणी है ना, q पदों के योग के बराबर है। समांतर श्रेणी एक है, दो अलग अलग श्रेणियां नहीं है। एक ही श्रेणी के p पद और एक ही श्रेणी के q पद। ठीक, तो देखो यार, अब यहां सूत्र लगेगा तो क्या बोला जाएगा? यहां बोला जाएगा p बटा 2। मान लेते हैं प्रथम पद a है और सर्वांतर d है, तो p माइनस 1 गुणा d बराबर q बटा 2 2a प्लस q माइनस 1 गुणा d। इस रिजल्ट से आपको क्या निकालना है? आपको p प्लस q पदों का योग निकालना है। p प्लस q पदों का योग मतलब आपको जो निकालना है वो ये है SPQ या SP प्लस q। तो जहां जहां n होता है वहां वहां PQ आ जाना चाहिए। p प्लस q बटा 2, साथ में 2 गुणा a प्लस p प्लस q माइनस 1 गुणा d। तो अब इसे हमें करना पड़ेगा हल। देखो 2 से 2 कटा, p को अंदर गुणा किया तो 2 pa प्लस p का वर्ग d माइनस pd बराबर, देख लो यहां गुणा किया तो 2pa, फिर p का वर्ग, d भी साथ में है और p का d में गुणा। इसी तरह ये तो हो जाएगा qa प्लस q का वर्ग d माइनस qd। सब चीजों को एक साइड ले आओ, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं सभी को एक साइड शिफ्ट कर दूंगा तो मिलेगा p का वर्ग d माइनस q का वर्ग d, ठीक है, प्लस 2ap माइनस 2aq, ये भी ठीक है। साथ में माइनस pd या माइनस pd की जगह, चलो ठीक है माइनस pd पहले लिख दो, ये ऋणात्मक है, तो माइनस pd प्लस qd बराबर 0। आप सब दूर से यहां से d को बाहर निकाल लीजिए। अगर आप यहां से d को बाहर निकालेंगे तो आपके पास बचेगा p का वर्ग q का वर्ग, और p का वर्ग q का वर्ग का मतलब है p माइनस q p प्लस q। हां, यहां से आपने 2a को बाहर निकाल लिया तो 2a को बाहर निकाल लिया तो गुणा में बचा p माइनस q। यहां से आप माइनस d को बाहर निकालिए। क्यों? क्योंकि यहां देखिए हर सवाल में p, हर पद में p धनात्मक है, q ऋणात्मक है। यहां p ऋणात्मक है, q धनात्मक है, तो आपने माइनस d को बाहर निकाल लिया तो p माइनस q, और ये पूरी की पूरी कहानी 0 है। अब आप सारे पदों में p माइनस q को देख पा रहे हैं शायद। अगर आप p माइनस q को देख पा रहे हैं तो क्या आपको ये चीज ऐसी दिखेगी? देखना ध्यान से। आपने p माइनस q को बाहर निकाल लिया तो आपके पास बचता है यहां पर d गुणा p प्लस q, d गुणा p प्लस q, साथ में यहां 2a, तो 2a माइनस d बराबर 0, ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है सर जी, यहां से माइनस d बचेगा।
अब ये डी डी वालों को पास पास लिख दो, तो P माइनस क्यू बराबर 0 या P माइनस क्यू साथ में 2a, ये 2q नहीं है 2a है, प्लस P प्लस क्यू माइनस 1, तो P प्लस क्यू माइनस 1 D के बराबर, तो ये हुआ गुणा 0। देख लो क्या ये बात फिर से क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप सोचो, ये पूरा का पूरा शून्य है, P और Q बराबर नहीं है ना, यहां हम ये मानकर चल रहे हैं कि P Q बराबर नहीं है। अगर P Q बराबर नहीं है तो ये दोनों शून्य नहीं हो सकते, तो शून्य क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 साथ में D बराबर 0। और अगर ये कहानी पूरी की पूरी 0 है, ध्यान से सोचो, अगर ये कहानी 0 है तो ये कहानी 0 है, अगर ये कहानी 0 है तो SPQ मिल जाएगा P प्लस क्यू बटा 2 गुणा 0, जिसका मतलब आएगा 0। तो P प्लस क्यू पद जो है उसका मान, या P प्लस क्यू पदों का योग आया 0। P प्लस क्यू पदों का योग जो है वो 0 है। कैलकुलेशंस के अलावा इस सवाल में भी कुछ नहीं है। और इतना तो मतलब मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ आप गए हो, बस कैलकुलेशन में अगर परेशानी होगी तो होगी। हालांकि उम्मीद पूरी है कि परेशानी कुछ नहीं होगी, है ना। दूसरी बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और 10वीं कक्षा में काफी नंबर दिलाए होंगे इस चैप्टर ने आपको बोर्ड परीक्षा में। चलिए बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम P, Q तथा R पदों का योगफल A, B तथा C हो तो सिद्ध कीजिए ऐसा 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 बराबर ऐसा ऐसा होता है। अब मैं यहां पर आपको कुछ नई चीज बताता हूं। नई चीज ऐसे बताता हूं कि यहां आपको ना SN वाले सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। आपके सामने 2-3 सूत्र दिए थे मैंने, है ना। एक तो SN का ऐसा मतलब ये आपको पता ही है बचपन से, n बटा 2 साथ में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। एक तो ये था। दूसरा था SN बराबर n बटा 2 साथ में a प्लस an बटा ऐसा कुछ। तीसरा था SN बराबर, जो कि आपको अभी पढ़ाया, an का वर्ग प्लस bn। यहां a और b दो अचर हैं। बाद में ये अलग बात है कि a से हम d निकाल सकते हैं और a और b दोनों से हम प्रथम पद निकाल सकते हैं। मैं तीसरे वाले सूत्र की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। ये क्यों, आपको अभी पता चल जाएगा, उससे सिंपल हो जाएगा ये। हम इस वाले सूत्र से अगर जाओगे तो बड़ा कैलकुलेशन है, इससे जाओगे तो भी बड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। हाँ, इससे जाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो सकता है। देखिए कैसे मैं प्रयोग कर रहा हूं SN बराबर, मैं प्रयोग कर रहा हूं SN बराबर an का वर्ग प्लस bn का। इस सूत्र के हिसाब से यह बोला है कि प्रथम P पदों का योग a है, तो a बराबर pn का वर्ग प्लस pn। अरे अच्छा, pn का वर्ग नहीं, a और b तो अचर है, a p का वर्ग प्लस b साथ में p। अरे प्रथम p पदों का योग है, अगर p पदों का योग है तो आपको क्या करना है, जहां जहां p है वहां वहां n रख दो और योग a के बराबर है तो SN की जगह a रख दो। प्रश्न में आपको a बटा p चाहिए, a बटा p q माइनस r, b बटा q r माइनस p, c बटा r p माइनस a। तो यहां पर आप क्या कीजिए, आपको a बटा p चाहिए तो यहां से p बाहर निकाल लीजिए, तो a बराबर p ap प्लस b, या फिर साथ में देखना क्या होगा, a बटा p बराबर ap प्लस b। तो a बटा p जो है वो ap प्लस b है, a बटा p जो है वो ap प्लस b के बराबर है। तो उसी तरह क्या b बटा q ap aq प्लस b के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से, है ना, सिमिलरली क्या आपको b बटा q चाहिए, b बटा q चाहिए, तो b तो योग है कितने पदों का, q पदों का। तो जहां इस वाले रिजल्ट में a था उसकी जगह b और जहां p था उसकी जगह q, तो ये मिला aq प्लस b। उसी तरीके से जैसा किया है। और आपको चाहिए c बटा r, तो c बटा r का मतलब होगा ar प्लस b।
इतना ही है ना। अब प्रश्न अनुसार आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि a बटा p को q माइनस आर से गुणा कर देना है, b बटा q को r माइनस p से, और c बटा r को p माइनस a से गुणा करना है। a बटा p का मतलब ap प्लस b, तो ये मिलेगा ap प्लस b q माइनस r, इतना कुछ। उसके बाद aq प्लस b r माइनस p, साथ में ar प्लस b साथ में p माइनस a बराबर 0। इतना है ये, बस इसको सरल करो, आपको मिल जाएगा बराबर 0। मतलब इसके आगे का मुझे नहीं लगता कि आपको अब ये पूरा कराना चाहिए। गुणा करना है इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, और उसके बाद आप चाहे तो एक छोटा सा रिजल्ट है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं कि a और b में रिलेशन क्या है। a जो होता है वो d बटा 2 होता है, a जो होता है उसका डबल जो होता है वो d होता है, तो 2a। हाँ, और आपको पता है कि a प्लस b जो है उसे आप प्रथम पद लिखते हैं, तो जहां जहां b है वहां वहां प्रथम पद माइनस a लिख सकते हैं, a मतलब d बटा 2, तो जहां जहां b है वहां वहां हो जाएगा a माइनस d बटा 2। अगर कैलकुलेशन में परेशानी आती है तो इसका प्रयोग आखिरी में कर लो और फटाफट कैलकुलेट करके इसे हल करो। देखो पहले a वालों को निपटा देते हैं। a लिखा, p का q में गुणा तो pq, p का r में गुणा तो माइनस pr, यही होगा, ठीक है। फिर a का q में गुणा तो qr, या q का r में गुणा, फिर q का p में गुणा तो माइनस pq। आपको दिख गया होगा करना क्या है। उसके बाद r का p में गुणा तो rp माइनस यहां पर q है, ठीक है। उसके बाद r का q में गुणा तो rq प्लस b वाले के बारे में बात कर लेते हैं। ये b है, इस पूरे में गुणा होगा तो मैं इसे q माइनस r लिख देता हूं, ठीक है। फिर इस b का इसमें गुणा होगा तो प्लस r माइनस p, ठीक है। और उसके बाद इस b का इसमें गुणा होगा तो p माइनस q। देखो क्या आता है, देखो pq से pq गए, qr से qr गए, मतलब pr से pr गए, qr से qr गए, तो बचा a गुणा 0 प्लस b, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, तो यहां पर भी 0, तो a का 0 में गुणा b का 0 में गुणा बराबर 0। छोटा सा कैलकुलेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये सवाल ऐसे ही है, इनके बारे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 11 इस तरह से समाप्त होता हुआ। एक ही तरह के सवाल हैं, बस थोड़ा अलग तरह से, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। यदि किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफल का अनुपात इतना इतना है तो दर्शाइए कि mवें तथा nवें पद का अनुपात ऐसा हो सकता है। बताइए कि सर ऐसा कब संभव है। ऐसा संभव कब है कि ये चीज़ ऐसी हो जाए या m का वर्ग प्लस n का वर्ग हो जाए। किसी समांतर श्रेणी में जो वर्ग या सम है, क्या वो किसी संख्या का सिर्फ वर्ग लिखा जाएगा। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि Sm जो है वो m का वर्ग है। ऐसा लिखना तो बड़ी दिक्कत की बात है। क्यों? क्योंकि हमें तो फॉर्मूले के हिसाब से ये पता है ना कि m बटा 2 होना चाहिए प्लस 2a प्लस m माइनस 1 गुणा d होना चाहिए। अब अगर ये m के वर्ग के बराबर है तो यहां से ये m, ठीक है, या m का वर्ग लाना है, बाकी की अंदर की चीजें खत्म हो जानी चाहिए। तो m का वर्ग बटा 2 आ सकता है। वो कैसे? देखो, अगर ये 2a और d बराबर हो जाए, अगर 2a माइनस डी प्लस एम डी ऐसा हो जाए तो क्या होगा। अगर 2a समांतर श्रेणी एक ही है ना, दो अलग अलग श्रेणियां नहीं है, तो उनका सर्वांतर समान होगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये शून्य हो जाए तो ये हो जाएगा m का वर्ग d बटा 2। ये सरल है।
तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे ऐसा है कि अगर इसको वर्ग के रूप में लिखना है तो दो ए बराबर डी हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 2a बराबर डी। हालांकि हम ये चीज अभी सिद्ध भी करने वाले हैं, मतलब हम देखने भी वाले हैं कैसा होगा। किसी समांतर श्रेणी, जो श्रेणी है वो एक ही है, दो अलग अलग श्रेणियां नहीं है, तो उनका a और d भी बराबर होगा। तो देखिए, अगर मैं लिखता हूं sm बटा sn, तो ये होता है m बटा 2 साथ में n बटा 2। sm का मतलब है 2a प्लस m माइनस 1d, हाँ, और sn का मतलब है 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, और ये m बटा n के बराबर है। 2 से 2 कटा, m का वर्ग बटा n का वर्ग, अनुपात जो दिया है आपको nवे तथा mवे पद का अनुपात देना है जो ऐसा है, पर उसके लिए आपको a और d चाहिए और कुछ नहीं। तो देखिए m यहां पर है, n यहां पर है, उसके बाद 2a प्लस m माइनस 1 d है। अच्छा, इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो d को अंदर गुणा करते चलो, md माइनस d, साथ में यहां पर 2a प्लस nd माइनस d, यहां 2 नहीं n, m से m कटा, n से n कटा, 2 से 2 पहले ही कट गए थे, तो यहां पर बचा m बटा n बराबर 2a प्लस md माइनस d और 2a प्लस nd माइनस d। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको यहां गुणा किया तो m गुणा 2a प्लस md गुणा md माइनस d या nd गुणा माइनस d, ये वाला n वाला उधर जाएगा ना, तो nd माइनस d और n गुणा 2a प्लस md माइनस d। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अंदर गुणा करो तो ये मिलेगा 2am प्लस mnd माइनस md बराबर 2an प्लस mnd माइनस nd। mnd से mnd गए, ठीक, तो यहां पर बचता हुआ 2am माइनस md बराबर 2am माइनस nd। तो dd को एक साइड ले आओ, mm को एक साइड ले आओ, तो अगर यहां पर ले आओगे तो यहां पर बचेगा 2am माइनस n, और उधर जाओगे तो dm माइनस n। इसका मतलब 2a बराबर d है, या फिर d बराबर या a बराबर d बटा 2 होना चाहिए। एक इसके बराबर d का आधा। अब आपको चाहिए am बटा am माइनस 1। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए am का अनुपात किसके साथ? an के साथ। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है a प्लस n माइनस या m माइनस 1 गुणा d, यही है ना, और a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब यार ये पता है कि a d बटा 2 का या d का आधा है, रख दो, तो d का आधा प्लस m माइनस 1 d, और यहां पर भी d का आधा प्लस n माइनस 1 गुणा d। सब दूर से d को बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, 2 का गुणा कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो यहां पर मिलेगा 1 प्लस 2m माइनस 2 और 1 प्लस 2n माइनस 2। 1 से 1 गया, m से m गया, जवाब मिला 2m माइनस 1 2n माइनस 1। यही आपका m और nth पद का या am बटा an है, जो कि करेक्ट है। क्या आपको मेरी बात फिर से समझ में आ चुकी है? am माइनस 1 बटा an माइनस 1 पूरी तरह से सत्य है। यही आपको सिद्ध भी करना था, यही आप सिद्ध भी कर चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। अगर यहां कोई समस्या है तो आप मुझे दिल खोल कर कमेंट कर सकते हैं, मतलब चिंता की बात नहीं है। अब देखो, आपको m का मान ज्ञात करना है अगर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ऐसे दिया है तो। अब आपको मैं यहां पर बताऊंगा ट्रिक की मदद से। ट्रिक मतलब जो हमने पढ़ा था कि यदि an का वर्ग प्लस bn करके दिया जाता है sn,
तो पहला जो पद होता है वो a और b का जोड़ होता है, और जो सर्वांतर होता है वो a का डबल होता है। यही होता है बिल्कुल। तो आपको दिया है Sn बराबर 3n का वर्ग प्लस 5n, ऐसा करके। तो यहां पर प्रथम पद होगा 3 + 5 मतलब 8, और सर्वांतर जो होगा वो संख्या का डबल जो n के वर्ग के आगे है, तो 2 × 3 मतलब 6। तो इस समांतर श्रेणी में 8 प्रथम पद है और 6 जो है वो सर्वांतर है। अब आपको चाहिए, आपको ये बोला है कि am जो है वो 164 है, तो m का मान कितना? अरे हमें तो ये बहुत अच्छे से पता है, ऐसे ही होता है ना। a का मतलब 8, d का मतलब 6, तो 8 + m - 1 × 6 बराबर 164, m - 1 × 6 बराबर 156। हाँ, काटो इससे, तो m - 1 बराबर 2 और साथ में 6 26, तो m बराबर 27। तो कौन सा m का मान कितना निकला? 27 निकला। अगर आप इसे हल ऐसे नहीं करते तो आपको Sn को लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता। कैसा? आपको Sn को इस वाले रूप में बदलना होता। ऊपर नीचे आप 2 से गुणा करते, n बाहर निकालते, फिर 2a, और जो संख्या n के आगे गुणा बच जाती उसको जोड़ते और घटाते। तो उससे तुलना करने के बाद भी a और d निकाल सकते थे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं थी। प्रश्न नंबर 13 प्रश्नावली 9.2 का समाप्त होता हुआ। कोई समस्या परेशानी आप बता सकते हैं। 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि 5 और 26 के बीच, ये 5 है, मान लीजिए इसके बीच आपने a1, a2, a3, a4 और a5 नाम की संख्या डाल दी, और ये 26 है। 5 संख्या डालनी है ताकि ये पूरा का पूरा एक जो है वो AP है, ये पूरा एक AP है। अगर पूरा एक AP है तो इसमें पद कितने हैं? अब इसको ऐसे देखो कि आपको किसी AP में प्रथम पद तथा अंतिम पद दिया है और आपसे बीच के 4 पद पूछे हैं, ठीक। तो एक बात बताइए, यहां पर प्रथम पद कितना है? 5 के बराबर, अंतिम पद an 26 के बराबर, और n का मान कितना है? जोड़ के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गए 7। हमने ये भी कहा था कि चूंकि अगर हमें समांतर 2 संख्याओं के बीच में n पद डालने हैं तो टोटल n + 2 पद हो जाते हैं। 5 डालने थे, 2 पहले से थे, टोटल हो गए 7। आपको क्या निकालना है? d। इस केस में d तो निकालना है। तो आपको पता ही है ना यार कि an जो होता है वो a + n - 1d होता है। अब अगर मैं n की जगह 7 रखूं तो a6 मतलब 26, छठा पद। अच्छा a6 नहीं, a7, 7वां पद जो है वो 26 है। तो a7 बराबर a + 6d, a7 मतलब 26, 5 + 6d, 26 में से 5 चले गए तो 21। ठीक है, क्या हम यहाँ करेक्ट हैं? बिल्कुल, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। a का मान 5 है, an का मान 26 है, या a7 का मान 26 है, और ये हुआ 6, बिल्कुल। तो 21 बराबर 6d, दोनों साइड 3 से काट सकते हो, तो 60/2 बराबर d। d का मान कितना? 7/2। तो देखो यार, a1 जो होगा वो पहले पद में d जुड़ के आएगा, यही होगा ना। इसमें d जोड़ दोगे तो a1 आ जाएगा, फिर d जोड़ दोगे तो a2 आ जाएगा। d मतलब 7/2। 5 में अगर 7/2 को जोड़ा जाए तो ये मिलेगा 17/2। ठीक है, ये पहला पद है। फिर a2 क्या है कि अगर आप a1 में फिर से d को जोड़ दें तो 17/2 में अगर आप 7/2 जोड़ दें तो 17 और 7 हो गए 24, ये मिला 12 के बराबर। फिर a3 क्या है? अगर आपको a2 मिला उसमें d जोड़ दें तो 12 + 7/2, 24 7 31, 31/2, ये तीसरा पद आया।
उसके बाद आप A4 के बारे में बात कीजिए। A4 का मतलब A3 प्लस डी, A3 मतलब 31/2 प्लस 7/2, तो ये मिला 19/2। अच्छा 19/2 नहीं, 38/2, जिसका मतलब 19 होगा। और आखिरी जो पद है वो मिला A5। A5 मतलब अगर A4 में अपन D जोड़ दें तो 19 प्लस 7/2, 38 और 7 45, तो 45/2, ये रहा आपका 5वां पद। तो इन 5 पदों को आप लिखेंगे तो यहां से लेके 26 तक जो 5 पद हैं वो समांतर श्रेणी में बन जाएंगे। इस तरह से 14 क्वेश्चन भी सॉल्व होता हुआ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये है समांतर माध्य वाले सवाल है जो हम लोगों ने किए थे, है ना जी। चलिए, यदि a की घात n प्लस b की घात n बटा a की घात n माइनस 1 बटा b की घात या प्लस b की घात n माइनस 1 a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, a तथा b के मध्य समांतर माध्य क्या होता है, इसको लिख लो, हमेशा याद भी देगा। a b का समांतर माध्य, जिसे अंग्रेजी में AM कहा जाता है, ये होता है a को b में जोड़ के 2 से भाग दे तो। ठीक, तो आपको ये कहा गया है प्रश्न के अनुसार कि a बटा n प्लस b बटा n, साथ में a की घात 1 कम कर दो और b की घात 1 और कम कर दो, बराबर a प्लस b बटा 2 होना चाहिए। तो आपको n का मान ज्ञात करना है, क्या होगा, है ना। n का मान क्या होगा ये बताना है। तो क्या करें, गुणा करते हैं। क्या गुणा करेंगे, 2 को इधर गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, a की घात n या 2a की घात n, 2a की घात n प्लस 2b की घात n बराबर a प्लस b को a की घात n माइनस 1 साथ में b की घात n माइनस 1 में गुणा करते हैं। अभी देखो क्या होगा मुद्दा। a को a की घात n माइनस 1 में गुणा किया तो ये मिला a की घात n, प्लस b को अगर a की घात n माइनस 1 में गुणा किया तो a की घात n माइनस 1 b। फिर उसके बाद अगर a को b की घात n माइनस 1 में गुणा करूंगा तो ऐसा, और फिर b को b की घात n माइनस 1 में गुणा करूंगा तो b की घात n। ठीक है, a की घात n, 2a की घात n, इधर बचा a की घात n। ठीक है, तो यहां पर तो बचा a की घात n प्लस b की घात n, प्लस या प्लस नहीं, इधर जो है ना, ये देखो ये तो इससे गया है ना, ये इससे गया और ये इससे गया, मतलब इसमें से एक बचेगा, इसमें से एक बचेगा। उधर जो a की घात n माइनस 1 b है और a b की घात n माइनस 1 है, इसके बारे में बात करते हैं। a की घात n माइनस 1 b प्लस a b की घात n माइनस 1, इधर उधर ट्रांसफर कीजिए तो क्या मिलेगा, देखिए a की घात n माइनस a की घात n माइनस 1 b। ठीक है, और उसके बाद b की घात n माइनस a b की घात n माइनस 1 बराबर 0। ऐसा होना चाहिए। आपने पहले 2 पदों में से देखिए, यहां a की घात n है, यहां n माइनस 1 है, आप पहली में से a की घात n माइनस 1 को बाहर निकाल दीजिए तो आपके पास बचेगा a माइनस b। दूसरे में b की घात n माइनस 1 को बाहर निकाल लीजिए, यहां पर बचेगा b माइनस a बराबर 0। एक जगह a माइनस b है, एक जगह b माइनस a। अगर आप a माइनस b को बाहर निकाल लेते हैं तो आपके पास बचता है a की घात n माइनस 1 माइनस b की घात n माइनस 1 बराबर 0। और जब मैं 2 संख्याओं के बारे में बात करता हूं, उनके बीच समांतर माध्य रखने की बात करता हूं, तो दोनों संख्याएं बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों संख्याएं बराबर नहीं होनी चाहिए तो a b के बराबर नहीं है, तो a माइनस b तो 0 नहीं हो सकता। इसीलिए a की घात n माइनस 1
b की घात n-1 शून्य होना चाहिए। मतलब दो अलग अलग संख्याओं की a की घात n-1 b की घात n-1 के बराबर होनी चाहिए। मतलब दो अलग अलग संख्याओं की सेम घात पर सेम मान आना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई बोले कि 3 की घात n और 5 की घात n बराबर कब है, तो कभी बराबर नहीं है, एक केस को छोड़ के जो घात है वो शून्य हो जाए। अगर a की घात शून्य हो जाए तो ये एक, b की घात शून्य हो जाए तो ये भी एक। इसका मतलब कि n-1 शून्य हो जाना चाहिए, जो कि घात में है n का मान 1 आ जाना चाहिए, और n का मान 1 इस प्रश्न का सही जवाब है। याद रख लेना, चाहो तो यहां रख के देख लो, 1 + 1, यहां 1 रखा तो 0, यहां 1 रखा तो 0, a की घात 0 1, b की घात 0 1, तो a + b बटा 1 + 1, a + b बटा 2। तो ये रिजल्ट को याद भी रख लेना, बहुविकल्पी सवालों में आ सकता है कि यदि a की घात n + b की घात n बटा a की घात n-1 + b की घात n-1 a तथा b के मध्य का समांतर माध्य है, तो n का मान क्या होगा, इस केस में 1 होना चाहिए। चलिए, उम्मीद है इस प्रश्न को आप देख लीजिए एक बार, अगर कोई परेशानी है आपको, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। चलिए, m संख्याओं को 1 से तथा 1 तथा 31 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। 7वीं एवं m-1वीं संख्या का अनुपात 5:1 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 9.2 का ये प्रश्न है। 1 से शुरू होकर 31 तक खत्म करना है। पहली बात तो ये, तो अपन ने माना कि 1 लिखा हुआ है और आखिरी में 31 लिखा हुआ है, और 1 और 31 के मध्य m संख्याएं रखी गई है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ऐसे लेकर आपने a4 रखा है, आखिरी में जाकर आपने am रखा हुआ है। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आपसे ये बोला है कि सातवीं संख्या a से शुरू, 1 से शुरू होने वाली नहीं, इन संख्याओं में जो सातवीं संख्या है, कौन सी, ये जो संख्याएं रखी है ना, इन संख्याओं में सातवीं संख्या के बारे में बात हो रही है, और इन्हीं संख्याओं में m-1वीं संख्या का जो अनुपात है वो 5:9 है। अब अगर इन्हीं संख्याओं में हम समांतर माध्य के बारे में बात करते हैं, तो समांतर माध्य में जो सातवीं संख्या होती है वो होती है a + 7d। उसी तरह m-1 वाली संख्या होगी, वो होगी a + m-1d। ध्यान देखना एक छोटी सी बात का, अगर मैं यहां से जोड़ता तो सातवीं संख्या a6 आती, अगर मैं यहां से जोड़ रहा हूं तो सातवीं संख्या a7 आती, और यहां से जोड़ने के लिए अभी भी a का मान तो 1 ही है, मतलब शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। सातवीं संख्या जो है वो यहां से ऐसी होगी, a8 आएगी, सॉरी a8 जो होगी वो होगी a + 8 - 1 मतलब 7। हम लोग देख चुके हैं कि यहां से अगर शुरुआत करेंगे तो a1 में a + d आएगा, a2 में a + 2d, a3 में a + 3d, a4 में a + 4d, उसी तरह a7 में a + 7d। अब तो ठीक है, अब इन दोनों का जो अनुपात दिया है वो 5:9 है प्रश्न के अनुसार, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन चलिए, तो प्रश्नानुसार क्या है, a + 7d बटा a + m-1d बराबर 7 या 5/9, 5:9। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। a का मतलब तो 1 है, प्रथम पद इधर उधर भेज देते हैं, तो यहां से मिलेगा 9a + 7 9 63d, 5a प्लस ये हो जाएगा 5md माइनस d का 1 में गुणा करोगे, 5 में गुणा करोगे तो 5d। ठीक है, 9a से 9a गए, कितने बचे, 4a। अब 4a का मतलब 4 ही होगा क्योंकि a का मतलब 1 है। ये 63d को उधर भेज दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5md माइनस 5d माइनस 63d। ठीक है, तो a का मतलब तो 4 है, तो 4 बराबर 5m माइनस 63 और 5 68, तो 68।
साथ में निकाल लिया डी को बाहर। अब यार यहाँ m और d नाम की दो समस्याएं हल कैसे करेंगे? तो सिंपल सा टास्क है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आपको d निकालने का तरीका भी मैंने बताया था। d निकालने का तरीका क्या है कि ये जो 31वां पद है आखिरी वाला, ये वाला, ये पहला पद प्लस कुल पद कितने हैं n प्लस 2, मतलब कुल जो पद है m पद तो अपन ने यहां लिखे हैं, 2 और हैं तो m प्लस 2 माइनस 1, तो ये मिल जाएगा m प्लस 1d। तो यहां से d का जो मान है वो आ जाएगा 30 बटा m प्लस 1। या फिर आप समांतर माध्य में ऐसे याद रखिए कि अगर आपने n पद रखे हैं तो d का मान b बटा a डिवाइडेड बाय n प्लस 1, इतना कुछ। तो d का मान क्या 30 बटा ऐसा कुछ रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। इतना रखने पर हमें d जो है वो काफी सरलतम रूप में मिल जाएगा। 4 बराबर इन दोनों का प्रयोग कर लो, 4 बराबर 5m माइनस 68d और d का मतलब 30 बटा m प्लस 1। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं लिखता हूं 4 बराबर 5m माइनस 68 और d का मान 30 बटा m प्लस 1। ठीक है, 4 से 30 कटे तो बहुत अच्छी बात है, 15 बार कटेगा, लेकिन वो कटने से कैलकुलेशन होगा। इसको यहां गुणा किया तो 4m प्लस 4 बराबर 30 को अगर मैं यहां गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 150m माइनस 68 का अगर 30 में गुणा करोगे तो शून्य तो शून्य है, 3 8 24, 4 3 दूनी 6 या 3 छंग 18, 18 और 2 20। तो कुछ मत करो, इसे उधर भेज दो, उसे इधर भेज दो, तो यहां से मिलेगा 2044 बराबर 146m। तो m का मतलब 2044 बटा 146, m का मतलब 2044 बटा 146। अब 146 को 2044 से कैंसिल करना होगा और कुछ नहीं, 2 से काटोगे तो यहां पर बचेगा 1022 बटा यहां पर बचेगा 73। 73 का 1022 में अगर गुणा किया जाए तो 73 का 10 में गुणा करोगे तो 730, 730 में फिर 73 जोड़ोगे तो 308, फिर 73 जोड़ोगे तो 6 7 8, फिर 73 जोड़ोगे तो 9, 7 दूनी 14 और 1 9, फिर 73 जोड़ोगे तो ये मिलेगा 2, यहां पर फिर 2 और 10। तो आपने क्या किया, 10 1 11 12 13 और 14। तो आपके सामने जो m का मान आया वो आया 14, m का मान है 14, यही सत्य है। ठीक, मुझे 73 का पहाड़ा नहीं आता, हालांकि आपको भी नहीं आता, तो हमने इस तरीके से इसे हल करने की कोशिश की। चलिए, तो m का मान आया 14, हमारा जो टास्क था वो यही था। कैलकुलेशन सिंपल है, ज्यादा कोई परेशानी वाली बात है नहीं, बस इस तरह से आपको समांतर माध्य वाले प्रश्नों को हल करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। चलिए, एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ाता है तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी? बहुत सरल सवाल है। पहली किस्त मतलब ए का मान 100, हर महीने 5-5 रुपए बढ़ रहा है, मतलब समांतर श्रेणी है। तो डी का मतलब 5 है और आपसे निकालना है ए 30। ए 30 मतलब ए प्लस 29 डी, ए तो 100 है प्लस 29 गुणा 5, 29 गुणा 5 होता है 145, क्योंकि 30 गुणा 5 150 होता है। तो 100 प्लस 145 245। तो आखिरी जो 30वीं किस्त है उसमें वो 200 रुपए या 245 रुपए जमा कर रहा होगा। चलिए, उम्मीद है चीजें आपको, ये तो सिंपल है। आखिरी प्रश्न थोड़ा खतरनाक। एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतः कोणों का अंतर 105 डिग्री है। बहुभुज में बहुत सारी भुजाएं होती है। यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री का हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बहुभुज के बारे में बता देता हूं। ऐसा बहुभुज है, ठीक है, बहुत सारी भुजाएं इसमें। मान लेते हैं n भुजाएं हैं। क्या माना? माना
बहुभुज में n भुजाएं हैं। अब n का मान कितना है इसके बारे में बात करते। देखो वही हमें निकालना है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यह बोला है कि सबसे छोटा जो कोण है वो 120 डिग्री का है और दो क्रमागत कोणों का जो योग अंतर है वो 5 है। अगर सबसे छोटा 120 डिग्री का है और इसके अगले वाले का अंतर 5 डिग्री है, मतलब अगला वाला इससे 5 बड़ा होगा, तो ये 125 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद इसमें फिर 5 बढ़ा दो तो अगला वाला 130 डिग्री का हो जाएगा, अगले में फिर 5 बढ़ा दोगे तो ये 135 का हो जाएगा। ऐसी कहानी चलती रहेगी। मतलब बहुभुज के जो कोण हैं वो किस तरह के होंगे? कोण होंगे 120, फिर 125, फिर 130, फिर 135, ऐसे लेकर डॉट डॉट आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। क्या आपको ये बात क्लियर है? यहां तक अपन n भुजाओं तक जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं कि n भुजाओं तक। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। अभी देखो, अगर बहुभुज के कोणों का योग किया जाए, अगर यदि किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं, ध्यान रखना इस बात का, यदि किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उसके अंतः कोणों का योग 180 गुणा n-2 होता है। ठीक है, चूंकि कोणों का योग n-2 गुणा 180 डिग्री होता है ना। यहां पाई वाई रेडियन वेडियन में बात मत करना, डिग्री में बात कर लो, क्योंकि यहां डिग्री में ही सब कुछ दिया हुआ है। चाहे आप त्रिभुज ले लो, त्रिभुज में 3 भुजाएं तो 3-2 गुणा 180, 180। चतुर्भुज लोगे तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4-2 2 गुणा 180, 360। तो अगर किसी भी बहुभुज में बात कर लो, अंतः कोणों के योग का यह सूत्र होता है। और इसे आपने कहा कि ये हमारा s के बराबर है, s का मतलब n-2 गुणा 180। ये है एक रिजल्ट जो हमें बहुत काम देने वाला है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। दूसरा, एक बात बताओ, अगर बहुभुज में n भुजाएं हैं, Sn, n भुजाओं का योग, सबसे पहला n कोणों का योग, सबसे छोटा कोण 120, उसके बाद हर कोण में 5-5 बढ़ा, तो 120 प्लस 125 प्लस 130, ऐसे लेकर आप कहां तक पहुंचे? आप पहुंचे n भुजाओं तक। तो क्या ये एक समांतर श्रेणी है? हाँ है। और समांतर श्रेणी का योग अगर n भुजाएं हैं तो n/2, प्रथम पद 2 गुणा 120 प्लस n-1 गुणा 5। इसे सरल करो तो क्या मिलना है? अगर ये 2 को अपन अंदर गुणा नहीं, मतलब 2 को गुणा नहीं करते तो क्या मिलेगा? इसको डबल किया तो 240, तो 1/2 240n प्लस 5n का वर्ग माइनस 5n। तो ये हुआ Sn बराबर 1/2 5n का वर्ग प्लस 235n। इतना कुछ? बिल्कुल। अब यार देखो, ये तो Sn आया दूसरा वाला। आपको पता है कि अगर किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उसके कोणों का योग n/2 गुणा 180 होता है, और चूंकि ये दोनों बराबर है किसी एक n के लिए, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, बस अपने को यही करना है। तो 1/2 5n का वर्ग प्लस 235n बराबर n/2 गुणा 180। तो गुणा कर दो जितना कर सकते हो। 5n का वर्ग प्लस 235n, 2 को उधर भेजा तो 360 हो गया, 360 को n में गुणा किया तो 360n माइनस 360 का डबल 720। 360n को इधर लाओगे तो 5n का वर्ग, 260 में से 235 गए तो 25, तो एक 100 और बचेगा, तो माइनस 125n
प्लस 720 बराबर 0। पूरे समीकरण को 5 से भाग आसानी से दिया जा सकता है। तो n का वर्ग माइनस 25n प्लस, अगर यहां 5 से भाग दोगे तो 5, ठीक है, अगर 5 से भाग दिया तो 1 मिला, और यहां पर भाग दिया तो 4, और फिर 4 बराबर 0। 144 क्या है? 144 है 16 गुणा 9, है ना, ऐसे ही कुछ है क्या? अच्छा, यहाँ 25 है, 5 नहीं है, सॉरी, 25 आएगा, 5 नहीं आएगा। और 144 अगर 16 गुणा 9 है तो 16n माइनस 9n प्लस 144 आपको हल कर देगा इस प्रश्न को। तो n माइनस 16 आपने बाहर निकाला, तो n माइनस 9 आपको सब जगह से मिला, क्योंकि 16 गुणा 9 तो 144 है। तो यहां से n का मान 16 मिला या n का मान 9 मिला, दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, चिंता की कोई बात नहीं है। दाने, इस प्रश्न में थोड़ा ज्यादा समय आपको लगाना पड़ेगा, मतलब ये सवालों में कुछ कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होने चाहिए, अगर वो नहीं पता है तो आप थोड़े परेशान जरूर रहेंगे। चलिए, तो इस तरह से इस प्रश्नावली के या इस उदाहरण के प्रश्नावली 9.2 के हमने बहुत से प्रश्न कर लिए हैं। अगर आपने इनको पढ़ लिए हैं यूट्यूब पर, तो आप इनको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, www.magnetbrains.com। CBSE हिंदी माध्यम पर जाइए, कक्षा 11वीं, उसमें आपको गणित विषय दिखेगा, उस पर टिक करेंगे। जैसे ही गणित विषय पर टिक करेंगे, इसके सारे चैप्टर वाइज आपको चीज़ें मिल जाएगी। जिस भी वीडियो पर क्लिक करेंगे उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके, या वीडियो जो है आपको दिखने लग जाएगा। चलिए, तो बस और कुछ नहीं, बाकी 6ठी से लेकर 12वीं सारे बोर्ड्स, सारे विद्यार्थियों को, हिंदी माध्यम हो चाहे अंग्रेजी माध्यम हो, सभी को मैग्नेट ब्रेन्स पर पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाया जाता है। आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम भी बढ़ते हैं आपके साथ। आज की कहानी यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।